चाहे आप एल्युमिना लें या एल्यूमिनियम फास्फेट लें, दोनों उत्प्रेरक की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्जलीकरण होता है, और निर्जलीकरण जब भी होगा जल का निर्माण होगा। ठीक, अंतर इतना है कि जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो टेम्परेचर रखेंगे वो 200 से 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रखेंगे। ठीक है, तो जब हम एल्युमिनियम फास्फेट रखेंगे तो इससे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, अर्थात लगभग 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अगर हम इसको कर देते हैं, ये हमारा निर्जलीकरण हो जाता है, तो हमारा क्या बन जाता है, डाइइथिल ईथर। अगर आप एल्युमिनियम फास्फेट यहाँ लिखना चाहते हैं तो ये टेम्परेचर थोड़ा क्या करें, इसको हटा करके इसके स्थान 350 डिग्री सेंटीग्रेड ताप लिख दें, आपका प्रक्रिया हो जाएगा। यदि हम एल्किल हाइलाइड के 2 अणु सिल्वर ऑक्साइड के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो हमारा ईथर प्राप्त होता है। देखते हैं, C2H5 एल्किल हाइलाइड है, इसका नाम क्या है, एथिल, और ये आपका आयोडाइड। एथिल आयोडाइड कितने अणु, 2 अणु। इस अणु को किसके साथ करेंगे, सिल्वर ऑक्साइड के साथ, तो Ag2O। ठीक, जब आप इसको तोड़ेंगे तो Ag पर आएगा 1 प्लस और O हो जाएगा 2 माइनस, और इसको आप तोड़ेंगे तो C2H5 पे प्लस और I हो जाएगा माइनस, ये माइनस I ये प्लस आपका जोड़ करके क्या बनेगा, AgI। और इस माइनस वाले पे देखिए, अगर आप 2 अणु लेंगे तो यहाँ C2H5 कितने अणु जुड़ेगा, 2, एक इस वाले तरफ जुड़ेगा, एक आपका उधर जुड़ेगा, बन जाएगा C2H5O C2H5। अगर इसको संतुष्ट करना है तो Ag कितना है, 2, इधर कितना है, 1, इसको क्या कर 2 से गुणा कर, वो आपका ये आपका क्रिया बैलेंस है। ठीक है, चलिए एथिल अल्कोहल बनाने की अविरत ईथरीकरण विधि, जो कि एक प्रयोगशाला विधि और औद्योगिक विधि, दोनों विधियों में इसका प्रयोग किया जाता है। अविरत का मतलब होता है लगातार, अर्थात हम इसमें क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लगातार इसमें देते रहते हैं और आपका ईथर तैयार होता रहता है। ये कैसे हुआ ये देखा जाए। इसमें क्या होता है कि एथिल अल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ लगभग 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये क्या करता है, ये निर्जलीकरण करता है, और निर्जलीकरण का मतलब ही होता है कि जल का निर्माण करेगा। तो कैसे हुआ देखो, आप बताइए, यहां पर H क्या बनेगा, प्लस, O पे क्या आएगा, माइनस, और आप ना जानते हो तो H2SO4 जब टूटता है, यानी देते हैं H2SO4 जब इसको हम तोड़ते हैं तो OH माइनस में और SO3H प्लस में, इसे हम बोलते हैं सल्फोनिक अम्ल। अब इसमें जब टूटेगा, कारण क्या है कि ये OH है, यहाँ से आपका H मिलेगा, तभी निर्जलीकरण हो पाएगा, अर्थात यहाँ क्या बन जाएगा, H2O, और ये चीज जब यहाँ पर जुड़ेगा तो बन जाएगा C2H5O, ये O है, अब यहाँ जुड़ेगा क्या, SO3H। ठीक, आगे जो आपका ये प्रांत देखें तो ये है आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट या एथिल बाइसल्फेट। अब प्राप्त एथिल बाइसल्फेट को हम एथिल अल्कोहल के साथ, मतलब यहां पर भी कितने अणु रहेगा, 2 अणु रहेगा। जब हम इसको एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करते हैं तो फिर ये आपका सल्फोनिक ये वाला अणु निकलेगा और ये क्या बन जाएगा, प्लस, और O पे क्या आएगा, माइनस, और यहाँ से आपका H प्लस OH माइनस, और इस पर आ जाएगा प्लस। OH माइनस इस सल्फोनिक से जुड़ करके बना देगा H2SO4।
4 और यहाँ पर आपका तैयार हो जाएगा C2H5O C2H5। यहाँ आप देख रहे होंगे इस रिएक्शन में यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल पहले थोड़ा सा रखा गया था, ये सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से प्राप्त हो गया। इसका मतलब है कि सल्फ्यूरिक अम्ल खत्म होने वाला नहीं है, अर्थात एक बार उसका आप प्रयोग कर लीजिए, एक बार उसको इसमें डाल दीजिए, उसके बाद दोबारा उसमें रखने की जरूरत नहीं, अर्थात उसमें आप किसकी मात्रा डालेंगे, एल्कोहल की। तो ये एल्कोहल की मात्रा आप इसमें डालते रहिए, उधर से आपका ईथर तैयार हो जाएगा। तो ये लगातार हो रहा है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया है, अविरत। क्योंकि ईथर बन रहा है ईथरीकरण विधि, ठीक, इसलिए इसका नाम हो गया अविरत ईथरीकरण विधि। अविरत ईथरीकरण विधि क्या होता है कि जब हम एथिल एल्कोहल को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ हम 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं तो ये निर्जलीकरण होता है और फिर उसके पश्चात डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। चूंकि सल्फ्यूरिक अम्ल फिर से प्राप्त हो जाता है, अर्थात एल्कोहल आप एक तरफ से प्रवेश कराते रहिए तो दूसरी तरफ ईथर तैयार होता रहेगा, इसलिए इसका नाम रखा गया अविरत ईथरीकरण विधि। इस विधि से प्रयोगशाला विधि भी आपकी होती है और यही विधि औद्योगिक विधि भी होती है, ठीक। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, एथिल एल्कोहल के गुण। गुण कितने प्रकार के होते हैं, 2, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। आइए देखते हैं डाई एथिल ईथर के भौतिक गुण के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो डाई एथिल ईथर जो हमारा है वो एक वाष्पशील द्रव है, ठीक, वाष्पशील द्रव है, ठीक। इसका जो क्वथनांक होगा, चूंकि द्रव अवस्था में है, द्रव अवस्था में क्वथनांक होता है, जबकि अगर ठोस अवस्था में होता तो उसका गलनांक क्वथनांक दोनों होता है। तो इसका जो क्वथनांक होता है वो 34.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब आप ये बताइए कि वाष्पशील है, कोई भी अगर वाष्पशील जितना ज्यादा होगा अगर त्वचा पर पड़ेगा कैसा महसूस होगा, ठंडा महसूस होगा। यदि अर्थात हम कहें कि ईथर जब भी किसी के शरीर के त्वचा पर अगर पड़ता है तो कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, क्योंकि ये वाष्पशील है, ठीक। एथिल अल्कोहल जो आपका डाई एथिल ईथर जो आपका होता है ये क्या होता है, ये जल से हल्का होता है, ठीक है, ये बहुत रिएक्टिव होता है, ये हम कर सकते हैं, अर्थात ये बहुत ज्वलनशील होता है। अगर इसको हम वातावरण में कहीं पर ऐसे स्थान पर रख दें जहां पे थोड़ा सा आग हो या कहीं ज्वलनशील कोई पदार्थ अगर हो, उसको अगर हम कुछ भी जलाएंगे तो एथिल अल्कोहल बहुत तेजी से जलने लगेगा, ठीक है। आप ये जानते हैं एथिल अल्कोहल जिस प्रकार से ज्वलनशील है उसी प्रकार से ईथर भी क्या है, ज्वलनशील है, ठीक है। और हमारा जो ईथर होता है वो उदासीन है, अर्थात ना अम्ल है ना क्षार है, ये क्या है, उदासीन है। उदासीन की अवस्था में हम इसकी अम्लता और क्षारकता के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक। अब इसके बारे में हम भौतिक गुण के बारे में लगभग जान गए, अब हम रासायनिक गुण के बारे में पढ़ेंगे। ईथर के रासायनिक गुण के विवेचना में हम लोग पहले ईथर का करेंगे जल अपघटन। तो जब हम कोई भी ईथर हो एलिफेटिक में, ईथरों को सामान्य परिस्थितियों में जब हम जल अपघटन करते हैं तो वो जल अपघटन संभव नहीं होता है, परंतु कोई भी अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल की उपस्थिति में अगर ले लो तो वो आपका जल अपघटन नहीं करता है। परंतु जब हम तन सल्फ्यूरिक अम्ल का हाई टेम्परेचर मतलब उच्च ताप और उच्च दाब पर जब हम क्रिया करते हैं तो जो आपका ईथर होता है और यहाँ जो जल होता है जल के द्वारा अपघटित होकर के एल्कोहल बना देता है। देखते हैं ईथर सूत्र होता है C2H5O एकल बंध C2H5, ये डाइएथिल ईथर, यहाँ जल अपघटन मतलब है यह श्लोकसारक क्रिया। इसलिए बोला गया कि जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल इसकी उपस्थिति में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर जब हम करते हैं तो ये जल जो आपका होता है अपघटित हो जाता है।
और अपघटित होने पर ये एल्कोहल बन जाता है। कैसे बनता है वो देखो, जल जब अपघटित होता है तो OH माइनस और H पे क्या आ जाता है प्लस। वो आप जानते हैं CO पे क्या आता है माइनस, ये बंद टूटा O पे माइनस, इस पे क्या बना प्लस, और प्लस को क्या मिलेगा माइनस, क्या बन जाएगा C2H5OH। यहाँ क्या बचा C2H5O पे क्या आया माइनस, और यहाँ से क्या मिला प्लस, क्या बन जाएगा C2H5OH फिर बनेगा, उसी को हम क्या लेते हैं दो कर दें। ठीक है ना, ये बनाने, ये रासायनिक विधि पहली हो गई। दूसरे देखिए, अब हम डाइइथिल ईथर का PCl5 फास्फोरस पेंटा क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा वो देखते हैं। C2H5 एकल बंध O एकल बंध C2H5 किसके साथ कराएंगे PCl5 के साथ। PCl5 जब ये टूटता है PCl3 और कितने Cl निकल जाते हैं, 2 Cl आपके निकल गए। तो 2 Cl अगर निकल गया तो हमको 2 ग्रुप भी जोड़ना पड़ेगा, वो भी कौन सा जोड़ना पड़ेगा पॉजिटिव वाला। तो ये बंद यहाँ से टूटा, ये पॉजिटिव, और ये भी टूटा, ये भी पॉजिटिव, और दो ये आपका दोनों क्या हो गया निगेटिव। ये C2H5Cl, ये C2H5Cl, और ये आपका इसमें समान जाएगा, बन जाएगा C2H5Cl। कितने अणु 2, एक ही Cl का एक ही Cl का, और वो जब इसमें आ जाएगा बन जाएगा प्लस POCl3। इसे हम कहते हैं एथिल क्लोराइड और इसे कहते हैं फास्फोरिल क्लोराइड। अर्थात आप देख सकते हैं कि डाइइथिल ईथर का फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड और फास्फोरिल क्लोराइड प्राप्त होता है। ठीक है, तीसरा हम पढ़ेंगे एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया CH3CuCl। CH3CuCl है एसिटिल क्लोराइड से अभिक्रिया, मतलब किसके साथ अभिक्रिया, आपका डाइइथिल ईथर के साथ अभिक्रिया। देखते हैं C2H5 एकल बंध O एकल बंध C2H5 प्लस CH3COCl। देखिए Cl पे क्या होगा माइनस, इस पे क्या होगा प्लस। अगर आप इसको ध्यान से, ये संरचना होती है CH3 एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध Cl। तो आपका C और Cl में अगर आप देखें विद्युत चालकता Cl की ज्यादा होती है, Cl की ज्यादा होने से ये आपका निगेटिव हो गया, इस पर क्या हो गया प्लस, इसलिए CH3CO पर क्या लिखिए प्लस। प्लस यहाँ पे एक बंध टूट जाएगा, वो आप जानते हैं O की विद्युत चालकता ज्यादा होती है, ये माइनस बचेगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस को क्या मिल जाएगा ये माइनस। ठीक है ना, ये वाला माइनस मिलेगा तो क्या बनेगा आपका C2H5Cl और प्लस। अब आप यहाँ क्या बना हुआ है, इसको नीचे लिख दे रहे हैं CH3CO, और ये आपका जुड़ेगा OC2H5। तो आप हिंदी में क्या लिखेंगे कि डाइइथिल ईथर का एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एथिल क्लोराइड, और इसको हम लिखेंगे ये एथिल है, ये क्या है एसीटेट, तो क्या होता है एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। वो आप देख रहे होंगे ये किस परिवार से बिलोंग कर रहा है एस्टर। एस्टर क्योंकि एस्टर समान सूत्र होता है RCOOR डैश, ये एस्टर से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या है एथिल एसीटेट। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम चौथा रासायनिक गुण पढ़ेंगे। चौथा है CH3CO का होल ट्वाइस O से अभिक्रिया। CH3CO का होल ट्वाइस O का नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी संरचना आप यहाँ समझ लें, इसकी संरचना CH3 एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध O एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध CH3। जब बंध टूटता है या तो यहाँ से टूटेगा या तो यहाँ से टूटेगा। ठीक, तो इसका हम ये देखते हैं CH3 एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध O एकल बंध C डबल बंध O एकल बंध
CH3, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड का किसके साथ डाइएथिल ईथर के साथ C2H5 एकल बंध O एकल बंध C2H5 इसके साथ अगर आप क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा? देखिए ये तो तय है, ये बंध यहाँ टूटेगा, ये प्लस बनेगा, ये आपका माइनस बनेगा। अच्छा ठीक है, अगर ये बंध यहाँ टूटा तो ये माइनस, ये क्या बन गया प्लस, और प्लस पे कौन आएगा माइनस, ये प्लस पे ये वाला माइनस आएगा तो क्या लिखोगे? देखो ये CH3CO लिख रहे हैं यहाँ पर CH3CO लिख दिए ना CH3CO, और इस माइनस इस प्लस वाले को मिलेगा माइनस, माइनस में क्या मिला O C2H5 ठीक, और प्लस में अगर आप इसको देखेंगे क्या लिखेंगे CH3COO और ये क्या मिलेगा C2H5। देख रहे हैं जो यहाँ पर है वही यहाँ पर भी, अर्थात यहाँ पर आप हिंदी में सेंटेंस क्या लिखेंगे ध्यान सुनिए, ये क्या है एसिटिक एनहाइड्राइड का डाइएथिल ईथर के साथ अगर हम क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। आगे देखिए, इतना ध्यान दीजिएगा कि जब हम एसिटिल क्लोराइड का डाइएथिल ईथर के साथ क्रिया किए तो वहां पर निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति होती है, जबकि यहाँ पर जिंक क्लोराइड की उपस्थिति होती है। निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड सूत्र होता है AlCl3 और जबकि जिंक क्लोराइड का सूत्र होता है ZnCl2 ठीक, अर्थात जब आप एनहाइड्राइड वाला क्रिया कराएंगे तो तीर के ऊपर क्या लिख देंगे जिंक क्लोराइड, और जब आप एसिटिल क्लोराइड वाला लिखेंगे तो वहां पर लिख देंगे AlCl3। डाइएथिल ईथर का हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अगर हम क्रिया देखते हैं तो ठंडे में देखते हैं, अर्थात दो प्रकार से पाते हैं, एक ठंडे में एक आपको गर्म करने पर। हाइड्रोजन हाइलाइट का जो आप सूत्र देखते हैं HX होता है, उसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड ले सकते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ले सकते हैं और आपका हाइड्रोजन क्लोराइड ले सकते हैं, इन तीनों में से कोई भी ले सकते हैं ठीक है। तो इसकी दो परिस्थितियां मिलती हैं, एक आपका ठंडे में और एक आपका गर्म में। ऐसा देखा गया है कि जब हम डाइएथिल ईथर का ठंडे में एल्किल हाइड्रोजन हाइलाइट के साथ अगर हम क्रिया करते हैं तो एल्कोहल और एल्किल हाइलाइट दोनों प्राप्त होता है, और जबकि जब हम गर्म अवस्था में जब करते हैं तो हमको सिर्फ एल्किल हाइलाइट प्राप्त होता है। देखिए उसमें से नंबर आपका है ठंडे में, तो ठंडे में हमको एल्कोहल और हाइलाइट दोनों प्राप्त होगा। देखिए C2H5 एकल बंध O एकल बंध C2H5, ये क्या है डाइएथिल ईथर, किसके साथ भी करेंगे इन तीनों में से कोई एक आप ले लीजिए, जैसे हम HI ले लीजिए ठीक। तो आप ये जानते हैं कि HI पे क्या आएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस, तो प्लस के आने पर ये बंध यहाँ से टूटेगा, इस पर हो जाएगा माइनस, इस पर हो जाएगा नहीं, ये बंध टूटेगा इस पर हो जाएगा माइनस नहीं, ये बंध टूटेगा इस पर हो जाएगा प्लस, इस पर हो जाएगा माइनस, माइनस वाले को प्लस जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा C2H5OH और प्लस ये आपका C2H5I ठीक। अतः हम लिख सकते हैं डाइएथिल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ क्रिया हम करते हैं, वो भी ठंडी अवस्था में, मतलब ठंडा करने पर जो क्रिया होती है ठंडी अवस्था में होती है, तो हमको एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है ठीक है। इस सब क्रिया में आप HI लिए हैं या HBr ले सकते हैं या HCl ले सकते हैं। अंतर इतना है कि हाइड्रोजन आयोडाइड जब आप लेंगे तो एथिल आयोडाइड प्राप्त होगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड जब आप लेंगे तो एथिल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, और जब हम हाइड्रोजन क्लोराइड लेंगे तो हमारा एथिल क्लोराइड प्राप्त होगा, ये ठंडे अवस्था में। लेकिन दूसरा क्या है गर्म करने पर, गर्म करने पर जब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो दोनों बंद है दोनों के दोनों टूट जाती है ठीक है।
देखिए देखिए आप बताइए, ये यहां से बंद टूटा, इस पर क्या हो गया प्लस, इस पे क्या हो गया माइनस। वो आप जानते हैं ये बंद अगर टूट गया तो ओप इस पर हो जाएगा प्लस और इस पे एक और क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि हम जानते हैं ऑक्साइड पर कितने माइनस होते हैं, 2 माइनस संभव है, यहाँ पर 2 माइनस हो गया। अब यहाँ पर H पे क्या आएगा माइनस, H नहीं I पे आएगा माइनस और H क्या आएगा प्लस। अब आप ये बताएं, यहाँ पे कुल 2 अणु प्राप्त हो गए, इसका मतलब यहाँ पे भी 2 अणु लेना पड़ेगा, अर्थात यहाँ पे हम 2 कर दे रहे। अब यहाँ से I कितना निकला 2, एक I यहाँ पर, एक I यहाँ पर, C2H5I, ये 2 अणु हो गया। और ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन बना देगा आपका H2, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि जब हम डाई एथिल ईथर का हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो हमको क्या प्राप्त होता है, एथिल आयोडाइड प्राप्त होता है। और जब ये ठंडी अवस्था में जब हम करते हैं तो हमको एथिल आयोडाइड के साथ साथ एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है। अब इनमें से हम हाइड्रोजन आयोडाइड लिए हैं, आप इन तीनों में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हाँ अब हम चलो CO के साथ क्रिया करेंगे, CO। अब हम चलो क्या करेंगे, CO के साथ डाई एथिल ईथर के साथ क्रिया करेंगे। CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले कार्बन मोनोऑक्साइड की संरचना सुन लीजिए, C और O। आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, बाहरी कोश में कितना होता है 4 और ऑक्सीजन के बाहरी कोश में होता है 6। इसके लिए अष्टक पूरा करने के लिए आपका 2 बंद हो गया, ये कंप्लीट हो गई, ये कंप्लीट नहीं, इसलिए आपको इसको 2 इलेक्ट्रॉन ये दे देता है, ठीक है ना। ये किसका है संरचना, कार्बन मोनोऑक्साइड का। C2H5O, C2H5 प्लस CO। तो जब हम देखते हैं कि डाई एथिल ईथर का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अब क्रिया हम कराते हैं तो ऐसे नहीं हो जाता है, किसी न किसी उपस्थिति होती है। लगभग 125 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप देंगे और 500 वायुमंडलीय दाब रखेंगे। इतने पे जब हम करते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है एस्टर। और एस्टर का जो सूत्र होता है वो RCO ना, क्या होता है एस्टर सूत्र RCOOR डैश होता है। तो यहां से जब हम देखते हैं यहां बनता है हमारा C2H5 COO C2H5, ये हमारा क्या बन गया एस्टर। तो अगर इसका हम देख कैसे बना है तो C, देखो ये आपका टूटेगा तो यहाँ पे आपका प्लस बनेगा, एक आपका माइनस बनेगा। C2H5 O पे क्या आएगा माइनस और C2H5 पे आ जाएगा प्लस। और इसको हम जब तोड़ेंगे तो C डबल बॉन्ड O, ये आपका 3 है, ठीक। यदि हम इस बंध को तोड़ते हैं तो यहाँ पर एकल बंध भी बनेगा और साथ साथ यहाँ पर एक प्लस और एक माइनस बनेगा। यहाँ पर प्लस बनेगा और यहाँ पे माइनस बनेगा। रीजन क्या है वो आपको बता रहे हैं कि जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ अष्टक नियम का पूर्ति भी होना है। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 बंद हो जाने से बारीक उसमें 6 था तो 6 और 2 8 और इसके कारण से आपका 9 हो जाएगा। तो यहाँ प्लस दिखाने से मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम पॉजिटिव दिखाए, यहाँ पर निगेटिव दिखाए। अब इस निगेटिव पे कौन सा जुड़ेगा पॉजिटिव, अर्थात ये वाला हम जोड़ सकते हैं। तो क्या लिखेंगे ये जुड़ेगा तो C2H5 एकल बंध से ट्रिपल बंध O और इस पर क्या हो जाएगा प्लस। और जैसे प्लस बना ये वाला बंद टूटकर इस पर क्या हो जाएगा माइनस, ये न्यूट्रल हो जाएगा, इस पर क्या आ जाएगा प्लस और इस प्लस पर कौन जुड़ जाएगा ये वाला माइनस। तो क्या बन जाएगा C2H5 एकल बंध C डबल बंध O
और फिर यहाँ पर ये प्लस और ये माइनस से बंद बनेगा, तो यहाँ पे लिख क्या O एकल बंद C2H5 और यही हमारा क्या है एस्टर। ठीक है ना। इसकी क्रियाविधि हो सकता है आपको समझ में आ गई हो। एक बार, दो बार, तीन बार अगर आप देखेंगे तो ये क्रिया आपको समझ में आ जाएगी। यदि हम प्रकाश की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर का क्लोरीकरण करते हैं, जब हम प्रकाश की उपस्थिति में डाइएथिल ईथर की का क्लोरीकरण करते हैं तो हमको पर क्लोरो डाइएथिल ईथर प्राप्त होता है। क्लोरीकरण का मतलब अगर आप जानते होंगे, हाइड्रोजन को हटाना और Cl को जोड़ना। जैसे पिछले क्लास में अगर आपने देखा होगा या पिछले 11 में आपने मेथेन, एथेन पार्ट, जो एल्केन पार्ट था, उसका जब हम क्लोरीकरण करते हैं, मेथेन का सबसे पहले क्लोरीकरण होता है तो मेथिल क्लोराइड बनता है। उसके बाद फिर जब हम क्लोरीकरण करते हैं, मतलब यह प्रक्रिया चलती रहती है और लास्ट में हमारा बन जाता है टेट्राक्लोरोमेथेन। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, क्लोरीकरण करना है। और क्लोरीकरण का मतलब है Cl को जोड़ो और हाइड्रोजन को हटाओ। तो कहने मतलब है डाइएथिल ईथर C2H5O C2H5। ठीक, इसका हम क्लोरीकरण करेंगे, क्लोरीन के साथ अक्रिया करेंगे। ये किसकी उपस्थिति में है, प्रकाश की उपस्थिति में है, तो ये बनता है C2Cl5O C2Cl5 और प्लस में अब आप बताइए, यहाँ से अगर हाइड्रोजन निकला है तो यहाँ से Cl निकलेगा और बन जाएगा HCl। ठीक है ना, HCl। अब आप बताइए यहाँ से कितने हाइड्रोजन निकला, 5 यहाँ से, 5 यहाँ से, कुल कितने हाइड्रोजन हो गए, 10। अर्थात यहाँ पर हमको हाइड्रोजन कितने दिखाने पड़ेगा, 10। अगर 10 क्लोरीन यहाँ पर है, 5 और 5 यहाँ, कुल मिलाकर कितना हो गया, 20। अर्थात यहाँ पर हमको 10 से गुणा करना पड़ेगा और ये आपका क्रिया बैलेंस है। इसी को हम लिखते हैं पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। अब हम चलो ईथर के उपयोग के बारे में। ईथर परफ्यूम होता है और परफ्यूम मतलब सेंट है, तो सेंट का प्रयोग जहाँ पर आप करते हैं उसको आप समझ सकते हैं। अब हम किताब के हिसाब से अगर समझें तो अगर आपने पिछले कुछ रिएक्शन आपको सिखाए गए थे, ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में ईथर का अहम रोल होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं ग्रिग्नार्ड अपकर्मक में ईथर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेजिन हो, तेल हो, वसा हो, उन सब में हम इसका विलायक रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, बाकी और एल्कोहल, इसमें एल्किल हाइलाइड बनाए थे तो उसको एल्किल हाइलाइड बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और लिखना चाहें तो पर क्लोरो डाइएथिल ईथर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एस्टर आपने बनाया था, एस्टर बनाने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने डाइएथिल ईथर के बारे में पढ़ लिए। एलिफैटिक ईथर में मात्र इतना ही आपका है और यहीं पर ये क्लास आपका एंड होता है।